और हम रीड करें 10th क्लास हिस्ट्री की बुक का सेकंड चैप्टर। उसका हाफ पार्ट हमने पढ़ लिया है और आज हम उसका चैप्टर का नेक्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है भाई सभ्यताओं के बारे में, जो प्राचीन विश्व की जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उनके बारे में है। तो हमने पीछे पढ़ा था कितने टाइप्स की कौन कौन सी सभ्यताएं हुई मेन जैसे सरस्वती सिंधु सभ्यता, इसके बारे में तो हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग 6 क्लास से ही। फिर अभी चीन की सभ्यता है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, माया की सभ्यता और इंका की सभ्यता। तो हमने स्टार्टिंग पढ़ लिया। अभी मिस्र की सभ्यता के बारे में हमने डिटेल से पढ़ दिया है कि कहाँ डेवलप हुई, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। इसको मिस्र का इतिहास जानने के भाई ये साधन भी क्या क्या हैं, कहाँ से मतलब उनको पता लगा। राजनीतिक कारण हमने इसके पढ़ लिए हैं भाई, राजनीतिक टाइम बाग के बारे में हमने पढ़ लिया है कि राजनीतिक हिसाब से इसको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, प्राचीन काल या पिरामिड युग, मध्यकाल या सामंती युग, या नवीन काल या साम्राज्यवादी युग। इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम रीड करेंगे भाई यहाँ की मिस्र की सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बारे में पढ़ेंगे कि भी किस तरह शासन व्यवस्था थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फराओ, तो राजा यानी कि फराओ किसको बोलते हैं भी, मिस्र में राजा को बोलते थे। फराओ को असीम अधिकार प्राप्त थे, वह निरंकुश तथा स्वेच्छाकारी शासक था। स्वेच्छाकारी मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, निरंकुश होता भी अपनी मनमर्जी करने वाला शासक था। शासन की समस्त शक्तियाँ उसके हाथ में निहित थी। फराओ को देवता माना जाता था। फराओ को क्या मानते थे भाई, भगवान मानते थे। नेक्स्ट भी वजीर, वजीर के बारे में पढ़ेंगे। तो फराओं के बाद भी शासन में सबसे महत्वपूर्ण पद किसका है, वजीर का है। किसका है भाई, वजीर का है। तो वह शासन संचालन के कार्य में फराओ के क्या करता था भाई, हेल्प करता था। ठीक है, क्या करता था वो, हेल्प करता था। उसका मुख्य कार्य लगान वगैरह है भाई, कर वगैरह है, उसको वसूल करना, आय व्यय का हिसाब किताब रखना, ये वजीर के कार्य थे। नेक्स्ट है भाई सैन्य संगठन कैसा था। तो सैन्य संगठन भाई प्रारंभ में मिस्र के फराओ के पास स्थायी सेना नहीं थी। इम्पोर्टेंट भाई क्या नहीं थी, पहले उनके पास स्थायी सेना नहीं थी। फराओ का सैन्य संगठन साम्राज्यवादी प्रथा पर आधारित था। बाद में 12वीं राजवंश के समय फराव ने स्थायी सेना की व्यवस्था की, यानी कि पहले स्थायी नहीं थी भी, ऐसे ज़रूरत के समय क्या थे, सेना वो प्रोवाइड करवा लेते थे। और बाद में उनको मतलब परमानेंट नहीं रखते थे, उनको सैलरी वगैरह जो होती है। लेकिन बताया कि 12वें राजवंश के समय फराव ने स्थायी सेना की व्यवस्था की। नेक्स्ट है परिषद। परिषद, फराव के दरबार में वृद्ध दरबारियों की एक अलग परिषद थी। किनकी भी, जो वृद्ध थे, बड़े बुजुर्ग जो ज्ञानी हैं, जो हैं इंटेलिजेंट पर्सन थे, उनकी क्या थी भी, अलग परिषद थी, जिसे क्या बोलते थे, सारू कहते थे। इंपॉर्टेंट भाई क्या कहते थे, जो वृद्ध लोगों की जो सभा थी, परिषद थी, उसको सारू बोलते थे। सारू फराओं को परामर्श देते थे, इनको सलाह मशवरा देती थी भाई राजा को। नेक्स्ट है प्रांतीय शासन। फराओ ने शासन की सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य को क्या बांट रखा भाई, कई प्रांतों में विभक्त कर रखा था। प्रत्येक प्रांत को नोम तथा उसके शासक को नोमार्क कहते थे। प्रत्येक प्रांत को क्या कहते थे भाई, नोम कहते थे, और उस पर जो शासन करता था उसको नोमार्क कहते थे। नोमार्क की नियुक्ति फराओ द्वारा की जाती थी। जो नोमार्क है उसकी नियुक्ति कौन करता था भाई, फराओ यानी कि राजा। ओके, नेक्स्ट है भी उसके बाद प्रांतीयवाद क्या, कौन सा शासन होता है, स्थानीय शासन। तो गांव का शासन प्रबंध सामंतों के हाथ में था, जिसे पुलिस तथा न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त थे। नगरों में एक प्रशासनिक अधिकारी होता था, जो शांति बनाए रखना, राजस्व कर वसूल करना आदि कार्य करता था। नेक्स्ट है भाई न्याय व्यवस्था। तो मिस्र में फराओ प्रमुख क्या होता था, न्यायाधीश, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि कौन सुनाता था फैसला भाई, राजा। मुकदमा लिखित रूप में चलाया जाता था, यानी कि लिखित में चलाया जाता था जो भी मुकदमा होता था। फराओ मुकदमे का फैसला 3 दिन में
कर देता था। अपराधी को कठोर सजा दी जाती थी, जैसे डंडे से पीटना, अंग भंग करना, ठीक है, देश निकाला देना। अंग भंग मतलब उसके भी हाथ पैर वगैरह कुछ भी काट देना, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्य, भी वहाँ पर व्यापार, इकोनॉमिक्स सिस्टम कैसे था, कैसे उनकी आय वगैरह होती थी, ठीक है। तो फर्स्ट है भी कृषि। तो मिस्र एक कृषि प्रधान देश था। यहाँ की मुख्य फसलें क्या थी भी, गेहूँ, जौ, कपास, सन और फलों में अंगूर, अंजीर एवं खजूर आदि थे। सन क्या होता है भाई, जिससे क्या हम चारपाई वगैरह जिनसे रस्सियों से बनाते थे ना पहले के टाइम में, तो सन से बनाए जाते थे। तो फराव कृषि की ओर विशेष ध्यान देते थे, सिंचाई का समुचित प्रबंध करते थे। नेक्स्ट है पशुपालन। तो मिस्र के लोग पशुओं को पालते थे, वे गाय, भेड़, गधा, बछड़ा, बंदर और मुर्गी आदि पालते थे। नेक्स्ट है उनके उद्योग धंधे क्या थे भाई, मिस्रवासी अनेक प्रकार के उद्योग धंधों में प्रवीण थे। वे पत्थर काटने, गहने एवं बर्तन बनाने, तांबे तथा कांसे के हथियार बनाने एवं लकड़ी का फर्नीचर बनाने में क्या थे भी, कुशल थे, दक्ष थे। मिस्र के लोग नाव एवं जहाज के निर्माण में भी निपुण थे, यानी कि वो जहाज वगैरह, नाव है जो, उनको बनाने में भी क्या थे, वो निपुण थे। मिट्टी के बर्तन बनाना तथा कपड़े बुनना वहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग बन गए थे। ये नहीं, ये तो उनके वहाँ के भी महत्वपूर्ण उद्योग वगैरह थे, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना और कपड़े बुनना। वहाँ पेपिरस नामक घास के पौधों से कागज बनाया जाता था। महत्वपूर्ण है भाई ये, पेपिरस नामक एक घास के पौधे से क्या बनाया जाता था भाई, कागज बनाया जाता था, ठीक है। विभिन्न तरह की चिकित्सक सामग्री भी बनाई जाती थी। यहाँ पर दे रखा है भाई, मिस्र में कब्रों से प्राप्त धातु के बर्तन, यानी कि मिस्र में जो कब्रें मिली हैं भाई, उसमें ये धातु के इस तरह के बर्तन पाए गए हैं। नेक्स्ट है भाई वाणिज्य और व्यापार। तो मिस्र में वाणिज्य और व्यापार का भी बहुत विकास हुआ। वह आंतरिक व्यापार नील नदी के द्वारा होता था, ठीक है भाई, किसके द्वारा, नील नदी के द्वारा होता था। मिस्र भारत और अरब से मसाले, रंग, तेल, पाउडर और चंदन मंगवाता था। पशुओं का भी लेन देन किया जाता था। नेक्स्ट ये तो था भी उनका अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्य। नेक्स्ट है संस्कृति और एवं धर्म, यानी कि उनका कल्चर वगैरह है, रिलीजन क्या क्या थी। तो मिस्रवासी बहुदेववादी थे और प्रकृति के बहुवेद देववादी मतलब बहुत से देवताओं को मानने वाले। तो प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे। मिस्र में कुल मिलाकर 3000 देवता थे, ठीक है भाई, कितने थे, 3000। मिस्र का सबसे बड़ा देवता भी इम्पोर्टेंट सूर्य था, जिसे वो क्या बुलाते थे, जिसे रे, रा, होरस एवं एमन आदि कई नामों से पुकारा जाता था। सूर्य के बाद नील नदी के देवता, जिसको क्या बोलते थे, ओसिरिस का प्राधान्य था, ठीक है, नील सूर्य देवता के बाद। नेक्स्ट है भाई मिस्रवासी नूत मतलब आकाश का देवता था। सीन चंद्रमा की भी उपासना करते थे। फराओं एवं सामंतों के मरणोपरांत उन्हें ऊंचे ऊंचे मकबरों में रासायनिक लेप करके कब्र में रख देते थे। इससे मृत शरीर खराब नहीं होता था। इन्हें मम्मी कहा जाता था। इन्हीं मकबरों को फिर क्या कहते थे, पिरामिड कहा जाता था। तो मिस्र से जो प्राप्त हुई हैं मम्मी जो प्राप्त हुई हैं वही मिस्र की कब्रों से। ओके, अब है जो मिस्र की सभ्यता है भाई, उसकी उसकी क्या देन है, विश्व को उसकी क्या देन है, यानी कि विश्व से उसको क्या क्या प्राप्त हुआ है मिस्र की सभ्यता से। तो इम्पोर्टेंट है भाई, क्या क्या देन है विश्व की सभ्यता को। फर्स्ट है भाई, मिस्र ने विश्व को 365 दिन का एक वर्ष तथा कैलेंडर प्रदान किया, यानी कि उन्होंने 365 दिन, यानी कि बताया कि एक साल में क्या 365 दिन और एक कैलेंडर प्रदान किया। नेक्स्ट सूर्य घड़ी व जल घड़ी का उन्होंने आविष्कार किया, यानी कि उन्होंने खोज की है भाई। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में अनेक खोज की। उन्होंने ऐसा रासायनिक लेप तैयार किया जिससे मृत शरीर को शताब्दियों तक सुरक्षित रखा जा सकता था। नेक्स्ट है भाई मिस्र की एक सूची में विभिन्न
बीमारियों से संबंधित 600 दवाइयों के नामों का उल्लेख मिलता है। एक केसरवाद के सिद्धांत का प्रचलन किया। यानी कि ये भी मिस्र की सभ्यता की देन है। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से 10th क्लास का। तो आज के लिए भाई इतने ही वीडियो। नेक्स्ट पार्ट इसका भी हम अगले वीडियो में रीड करेंगे। नेक्स्ट है भी मेसोपोटामिया की सभ्यता। हमने मिस्र की सभ्यता को डिटेल से पढ़ लिया। अब है मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ डेवलप हुई, इसकी सामाजिक राजनीतिक भी क्या क्या स्थिति रही। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।